प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ आपकी कक्षा 7 की हिंदी का कलांश लेकर के। हमने पिछले कलांशों में हिंदी की जो पुस्तक थी उसके हमने 5 पाठ के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। तो आज से हम इसका व्याकरण का जो भाग है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आदर्श हिंदी व्याकरण कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो इसका आज हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला पाठ का नाम है पाठ 1, ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसका नाम है विषय प्रवेश। यानी कि हिंदी का जो विषय है इसके अंतर्गत हम प्रवेश कर रहे हैं। तो हिंदी का विषय जो है व्याकरण है, इसके विषय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हिंदी का व्याकरण क्या है इससे हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति सजीवों की अपरिहार्य आवश्यकता है। ठीक है, समझे इस लाइन को कि हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, हमारे मन में जो भाव आते हैं, दुख है, सुख है, हम जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो उसकी अपरिहार्य मतलब ज़रूरी आवश्यकता है सजीवों के लिए। क्योंकि जो सजीव हैं वो अपने मन के जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त यानी कि बताने के लिए उनको इस हिंदी भाषा की लिपि की आवश्यकता है। पशु पक्षी भी अपनी बोली में भावाभिव्यक्ति करते हैं। हाँ, पशु पक्षी है ना, उनकी भी एक भाषा है, तो वो भी अपनी भाषा में अपने भावों को व्यक्त करते हैं। और विज्ञान के नवीनतम शोध पेड़ पौधों में भी ये गुण सिद्ध कर चुके हैं। और आपने विज्ञान में पढ़ा ही होगा कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं और वो भी अपने भावों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ये भी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधे भी भाव व्यक्त करते हैं। जब पशु पक्षी और पेड़ पौधे जैसे सजीव अवस्था में भावाभिव्यक्ति से मुक्त नहीं है तो फिर मनुष्य तो ठहरा मानसिक, बौद्धिक और अपार शक्तियों से संपन्न प्राणी। सही है। जब पेड़ पौधे और जो सजीव जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो तो अपने मन के भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, तो फिर मनुष्य तो आपको पता है कि मनुष्य में तो मानसिक, बौद्धिक, अपार शक्तियों से संपन्न प्राणी है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को तो बुद्धि दी है। तो इसलिए मनुष्य भी अपने भावों को व्यक्त करता है, विचारों को व्यक्त करता है। वह अपने विचार और भाव व्यक्त किए बिना कैसे रह सकता है? वस्तुतः ये उसकी अभिरुचि नहीं है, अपितु एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना मनुष्य सर्वतोमुखी उन्नतावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता था, जिसमें कि वह आज जी रहा है। तो ये अपने विचारों को, भावों को व्यक्त करे बिना मनुष्य तो रह नहीं सकता। और ये उसकी रुचि नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है कि ये ऐसा करना है, लेकिन उसकी आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का जो सर्वमुखी विकास है, जो उन्नति हुई है, विकास हुआ है, जितना आज विकास कर गया, अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, अपने भावों को, विचारों को किसी को बता नहीं सकता होता, तो आज वो इतना उन्नत नहीं होता। विचारों और भावों के व्यक्ति के प्रमुख 2 ही माध्यम हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। तो हमें अपने मन में हमारे कोई विचार है या कोई भाव है, तो हमें किसी को बताना है, तो उसके 2 ही तरीके हैं। क्या? पहला तो बोलकर और दूसरा लिखकर। हम बोल करके अपनी बात बता सकते हैं और दूसरा लिख के भी बता सकते हैं। तो अभिव्यक्ति के इस माध्यम को ही भाषा कहते हैं। हम ये जो अभिव्यक्ति करते हैं अपने मन के भावों की, विचारों की, इसको ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। यानी कि एक तो मौखिक जो हम बोल के किसी को बता सकते हैं, और दूसरा क्या है? लिखित, कि हम लिख के किसी को बता सकते हैं। इसका लिखित स्वरूप किसी न किसी लिपि के द्वारा ही संभव है। हाँ, इसको जो लिखना है आपने, तो उसके लिए कोई ना कोई लिपि चाहिए, कोई भी लिपि चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे कोई जैसे पंजाबी भाषा होती है ना, उसकी भी एक अलग लिपि होती है, गुरुमुखी लिपि बोलते हैं उसको। तो उसी तरह अपनी ये जो हिंदी में हम लिखते पढ़ते हैं ना, इसकी भी एक लिपि है जिसका नाम है देवनागरी लिपि। तो हम जिस लिपि में लिखते पढ़ते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। और इस लिपि में पृथक पृथक ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह हैं जिन्हें वर्ण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान से सुनिए। लिपि में पृथक पृथक ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह है, यानी कि जो भी लिपि होती है, जिस भी भाषा में हम लिखते अपने भावों को व्यक्त करते हैं, लिख करके, बोल करके,
तो उसके जो ध्वनियाँ होती हैं ना, जो हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं, पृथक पृथक आवाज़ निकालते हैं, तो उसके पृथक पृथक चिन्ह होते हैं। मान लो मैंने कै की आवाज़ निकाली तो कै को अलग लिखेंगे ना, मैंने खे बोला तो खे को अलग लिखेंगे। इसका ये मतलब है कि उसके अलग अलग चिन्ह होते हैं और उनको ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब अपने सामान्य भाषा में बोल देते हैं ना अक्षर, तो हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है उन सब के लिए अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग अक्षर हैं। उन वर्णों के क्रमिक लिखित स्वरूप को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वो जो अक्षर है ना, उनको हम क्रम से अगर लिखते हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्रम से लिखते हैं ना, ए आ ई उ ऐसे क्रम से लिखते हैं, कै ख ग घ ऐसे क्रम से सारा लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सारी को वर्णमाला। और जब कुछ वर्ण एक ही शिरोरेखा के नीचे लिखे जाने पर सार्थक ध्वनि समूह उत्पन्न करते हैं, तब उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब वर्ण आपको समझ में आ गया कि हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है ना, उसके जो चिन्ह होते हैं उसको वर्ण कहते हैं। अब मान लो वर्णों को इकट्ठा कर दें, जब कुछ वर्ण, यानी कि कुछ वर्ण या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उन अक्षरों को जोड़ करके एक शिरोरेखा के नीचे, यानी कि एक लाइन के नीचे लिख देते हैं, और उसकी जो उसकी जो सार्थक ध्वनि समूह उत्पन्न होती है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। मान लो हमने लिखा कै मै ल, अब 3 अक्षर है ना, 3 वर्ण है, कै, एक मैं, एक ल। अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, सार्थक शब्द उत्पन्न हो गया, कमल बन गया। और जब इन सार्थक शब्दों की क्रमबद्धता से विचार या भाव व्यक्त हो जाएं, तब वह एक वाक्य बन जाता है। अब ये जो एक सार्थक शब्द है कमल, अब इस ऐसे ही और बहुत सारे शब्द हों और वो वाक्य बन जाते हैं अगर बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा लिख दें। जैसे मैंने बोला कमल, कमल एक शब्द है, तो कमल खिलता है, तो ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। और सामान्यतः एक वाक्य उतना ही लंबा होता है जितना एक श्वास में बोला जाना संभव होता है। तो एक वाक्य कितना होता है, जितना एक श्वास में हम बोल सकते हैं ना, उतना ही लंबा होता है। और इसी आधार पर ही विराम आदि चिन्हों की आवश्यकता अनुभव हुई है और उसका जन्म हुआ है। तो इसे के आधार पर, क्योंकि वाक्य कितना लंबा हो, उतना लंबा हो जितना एक श्वास में बोल सकते हैं, इसलिए फिर विराम चिन्हों की आवश्यकता अनुभव हुई और उनका जन्म हुआ कि विराम चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए। तो फिर विराम चिन्हों का निर्माण हुआ। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य किसी भी विकसित भाषा के आवश्यक अंग हैं। हाँ, कोई भी भाषा है जो विकास कर गई, उसमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, वर्ण होने चाहिए। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षरों के बाद में क्या, शब्द, और उसके बाद में क्या, वाक्य है। तो ये किसी भी भाषा के तीनों जो अंग हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। किसी भी भाषा की शुद्धता इन तीनों की शुद्धता पर निर्भर रहती है। अब कोई भी भाषा है उसको शुद्ध बोलना है ना, तो इन तीनों भाषाओं की शुद्धता उस पर ही निर्भर है। इन तीनों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हमारे व्याकरणाचार्यों ने एक शास्त्र का निर्माण किया जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारी शुद्ध हो, कौन कौन सी, वर्ण शुद्ध हो, शब्द शुद्ध हो, वाक्य शुद्ध हो। तो ये शुद्ध रखने के लिए हमारे जो व्याकरणाचार्य है, जो व्याकरणों का जिन्होंने निर्माण किया, तो एक शास्त्र बनाया उन्होंने, तो जिसका नाम हमने क्या रखा, व्याकरण। व्याकरण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। तो ये जो व्याकरण है ना, ये बहुत, इसका जो क्षेत्र है, यानी कि इसका जो पढ़ाई है, इसका जो ज्ञान है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ज़्यादा है। और इसके व्यापक क्षेत्र में वर्ण, शब्द और वाक्य पर विस्तृत विचार सम्मिलित हैं। इस पुस्तक का विषय कक्षा आवश्यकता के अनुरूप केवल वर्ण विचार और शब्द विचार पर कक्षा षष्ठी की अपेक्षा तनिक विस्तार से प्रकाश डालना है। तो इस पुस्तक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार और शब्द विचार पर विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले पाठ में यही बताया कि इस पुस्तक में हम क्या पढ़ेंगे, हमारी भाषा की लिपि कौन सी है और अक्षरों का निर्माण कैसे होता है, फिर अक्षरों से शब्द का निर्माण कैसे होता है और शब्दों से फिर वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया और इसके ये प्रश्न उत्तर हैं, ये इसके साथ ही हैं। तो मैं इनके प्रश्न उत्तरों की ये जो प्रश्न उत्तर आप देख रहे हैं ना पेज पर, तो इनके साथ मैं इनके उत्तरों का पेज भी आपको इस PDF फाइल के साथ भेज दूंगा, इस वीडियो के साथ। तो आप एक नई कॉपी लगा करके इसको, जो पहले अपने जो हिंदी की कॉपी लगा रखी है ना, उसमें इसका काम नहीं करना। इसका काम एक नई कॉपी लगानी है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की, यानी कि हिंदी सेकंड की नई कॉपी लगानी है और उसमें ये पहले पाठ के प्रश्न उत्तर करने हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।